और जी सो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, इस टॉपिक को जैसे मैंने बताया हम प्यार से इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल। देखिए, आपसे एक बात पहले भी हो चुकी है और वो बात आज रिपीटेडली दूसरी बार करेंगे। एक्सपेंस और इनकम मैंने आपको बताया था, जो अल्सर में से पांच आपके पास जो कैटेगरीज होती है, फाइव एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें से जो एक्सपेंस और इनकम के जितने भी अकाउंट बनते हैं, कुछ अकाउंट्स आप ऑलरेडी अब बनाते हुए आ रहे हो जिसमें आपको आइडिया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का। जो अकाउंट्स इनकम और एक्सपेंस के होते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई उनके अंदर जो बैलेंस होता है वो कंटिन्यूस बैलेंस नहीं होता, उनका बैलेंस चलता नहीं रहता, बल्कि उनका बैलेंस साल के एंड पे जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, सो दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे यही बात देखी हुई है, एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स आर टेम्पररी इन नेचर, दैट इज दे डू नॉट हैव कंटिन्यूस बैलेंसेस, rather their accounts are transferred to the income statement so that profits and losses can be calculated। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट्स अब आपको पता है बनाने के लिए हमें जो है वो इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट के बैलेंसेस को जो है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना होता है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो। तो आगे नोट यही लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आपको ये बात तो पता है, देखिए कि इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो एक पूरे साल की, एक अकाउंटिंग ईयर की बनती है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर की हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। Therefore, all the incomes and expenses for that particular accounting year नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। इसी वजह से जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस जो कि उस रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर से हैं, वो उस साल की इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करने होते हैं, ट्रांसफर करने होते हैं। देर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते थे मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद है? और मैचिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से एक्सप्लेन होता है, रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जिस साल का जो खर्चा है वो उसी साल में रिकॉर्ड हो, जिस साल की जो इनकम है वो उसी साल में रिकॉर्ड हो। इट डजेंट मैटर कि आप खर्चे की पैसे की पेमेंट कब करते हो या आपको इनकम को जो कैश फॉर्म में वो इनकम है वो कब रिसीव होती है। इट ऑल दैट मैटर्स इज द फैक्ट। एक्सपेंस के लिए अगर बात करी जाए कि वो खर्चा इंकर कब किया गया है, द वर्ड INCURR, इंकर। इंकर करने का क्या मतलब है, मैं इसकी एग्जांपल दूं। अगर लेट से आ, मेरा पूरा साल गुजरा और मैंने पूरे इस साल के अंदर जो है वो कुछ रेनोवेशन का, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम अगर अपने ऑफिस में कराया और उसकी कॉस्ट $10,000 पड़ गई, ठीक है। और वो $10,000 अगर मैंने लेट से दिसंबर के महीने में काम कराया और 15 दिसंबर तक मेरा काम हो गया, लेट से कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे मेरी अच्छी बातचीत थी, मैंने उसको कहा कि यार मैं पैसे आपको एक महीने बाद दूंगा, उसने कहा ठीक है भले एक महीने बाद दिएगा, क्योंकि मेरी उससे अच्छी बातचीत थी। अब सवाल ये उठता है कि 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर तो एंड हो जाएगा और पेमेंट में जाके करूंगा 15 जनवरी को। तो क्या वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो $10,000 का मैं कह रहा हूँ आपसे मैंने खर्चा कराया है, वो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? तो अब डिसाइड कैसे करेंगे कि खर्चा इंकर हो गया या नहीं हो गया? खर्चा इंकर हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि आपको सर्विस मिल गई है या नहीं मिली है, या आप जो काम करना चाहते थे आपको वो यूटिलिटी, वो बेनिफिट अगले बंदे से या अगली बिजनेस से मिल चुका है, नहीं मिल चुका है। तो आपका रिपेयर मेंटेनेंस तो हो गया, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसी साल में हुआ है, पेमेंट अगले साल है, तो क्या वो इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? जी हाँ, वो इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अच्छा, लेकिन अभी पेमेंट तो कर ही नहीं है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए सर हम तो डबल एंट्री बनाते थे। लेट से रेंट होता था या जो भी एक्सपेंस होता था, उस एक्सपेंस को डेबिट करते थे और बैंक कैश को क्रेडिट कर देते थे। इस केस में तो आप बैंक या कैश से पेमेंट कर ही नहीं रहे। लेट से 15 दिसंबर को आपको सर्विस मिल गई लेकिन आपने बैंक कैश से तो कोई पेमेंट नहीं करी। अब अगर आपने बैंक कैश से कोई पेमेंट नहीं करी है तो हम क्रेडिट किसको करें? आपने जब सर्विस ले ली ना तो एक्सपेंस उसी वक्त इनकर हो गया, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस या जो भी आपका एक्सपेंस का अकाउंट है आप उसको उसी वक्त डेबिट करोगे। अलबत्ता क्रेडिट साइड पे क्योंकि कोई बैंक या कैश से आपने पेमेंट नहीं करी है, तो आप अपने पास करंट लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, अदर पेबल्स क्रिएट करोगे, जिसमें आप बोलोगे कि ये $10,000 मैंने इस फला कॉन्ट्रैक्टर ABCXYZ को जो है वो क्या करने हैं, पे ऑफ करने हैं। तो ये जो एक्सपेंस है जहां पे सर्विस मिल गई है और पैसे पे नहीं हुए हैं, दिस इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस। सर्विस मिल गई है, काम करा लिया है, बेनिफिट जो मिल रहा था वो मैंने उठा लिया है, पैसे मैंने पे नहीं किए हैं। तो जब तक मैं वो पैसे पे नहीं कर देता और सर्विस में लेके बैठा हुआ हूं, तब तक जितने की सर्विस मुझे मिली है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन अक्रूड एक्सपेंस, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे सून एज पॉसिबल जैसे भी मेरे पास पैसे आए या जैसे भी मेरे पास टाइम आए, मुझे उस करंट लाइबिलिटी की अमाउंट को क्या करना होगा, पे ऑफ करना होगा। अच्छा,
यहाँ पे मैंने यही बात करी है कि एक मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंस दो किस्म के हो सकता है आपके पास, ठीक है। एक तो खर्चा ये है कि आपने पैसे पे किए, और खर्चा जो है वो आपका जो आपने इंकर करना था, सर्विस लेनी थी आपने लेनी, हैंड टू हैंड आपकी ट्रांजेक्शन हुई, आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराई, जैसे ही रिपेयर मेंटेनेंस हुई आपने उसके पैसे पे कर दिए। एक तो वो ट्रांजेक्शन है, वो तो बहुत सिंपल है, आप उसको उसके बारे में तो आप पढ़ते हुए आए हो, काफी हमने ट्रांजेक्शन उसकी देखी हुई है। एक ट्रांजेक्शन ये है कि आपने सारा बेनिफिट ले लिया और कोई पैसे नहीं पे किए, तो दैट इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, फिर एक ट्रांजेक्शन ये भी हो सकती है कि आपको बेनिफिट मिलने से पहले, यानी आपको जो सर्विस मिलनी है, वो सर्विस मिलने से पहले आपने एडवांस में उस खर्चे की पेमेंट कर दी। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो अक्सर जो रेंटल पेमेंट आप करते हो, लेट्स से अगर आपका एक ऑफिस है और अभी लेट्स से जनवरी का फरवरी का महीना आने वाला है, तो मैं फरवरी की 5 तारीख को रेंट पे कर दूंगा, ठीक है ना, फरवरी के महीने का। और अभी तो मैंने फरवरी के पूरे महीने में तो मैंने उस जगह से फायदा नहीं उठाया ना, फायदे तो मैं अभी अगले 20 22 25 दिन तक उठाऊंगा उस जगह से, ठीक है। लेकिन पेमेंट जहां पे मैं एडवांस में कर रहा हूँ, अगर किसी खर्चे की, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिसकी आप एडवांस में पेमेंट करते हो, लेट्स से आपकी स्कूल कॉलेज की फीस हो गई, उसमें क्या होता है, आप जनवरी की फीस जनवरी की 10 तारीख से पहले पहले पे कर देते हो। सर्विस तो अब आपको जनवरी के एंड तक मिलनी है ना, क्योंकि फीस तो उन्होंने जनवरी के एंड तक की ली है। तो अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, अक्रूड एक्सपेंस में क्या था, खर्चा इंकर हो गया है, अब आप ओ करते हो अगली पार्टी को पैसे के, आपने उसको पैसे पे करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या है कि खर्चा इंकर नहीं हो, आपने एडवांस में उसको पैसे दे दिए। अच्छा, जब आपने एडवांस में उसको पैसे पे कर दिए हैं तो नाउ यू ओन द क्लेम। क्या ओन करते हो आप, क्लेम ओन करते हो, कि जिस बंदे को आपने एडवांस में पैसे दिए हैं, या तो आप उससे बोलो कि भाई जो हमारी सर्विस आपने मुझे जो सर्विस देनी थी आप वो मुझे सर्विस दो, ठीक है। अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो फिर जो मैं एडवांस में पैसे देके बैठा हूं तो आप मुझे रिफंड दो। तो अगर आपने किसी खर्चे को प्रीपे कर दिया है, पहले से पे कर दिया है, तो नाउ यू ओन द क्लेम टू आइदर रिसीव द सर्विस, या तो आपको सर्विस रिसीव हो, या फिर आप उसका क्या रिसीव करो, या फिर आप उसका रिफंड रिसीव करो। एंड दैट इज वाई प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है, बिकॉज आपको चीज रिसीव हो रही है। अक्रूड एक्सपेंस को अदर पेबल में क्लासिफाई करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस को अदर रिसीवेबल में क्लासिफाई करूंगा। अक्रूड एक्सपेंस इज अ करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट फॉर द बिजनेस। और इनकी डेफिनेशन यहाँ पे जो कि आपको भी याद होनी चाहिए लिखी हुई है। प्रीपेड एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बाय द बिजनेस, these are expenses which are पेड बट येट नॉट इंकर्ड। कोई ऐसा खर्चा है जिसके लिए मैं पे कर चुका हूं लेकिन मैंने अभी तक वो खर्चा इंकर नहीं किया है, यानी कि मुझे अगली पार्टी से सर्विस या जो बेनिफिट मिलना था वो रिसीव नहीं हुआ है। एंड हेंस आर करंट एसेट्स फॉर द बिजनेस, क्योंकि अब मैं एडवांस पे कर चुका हूं, तो अब मैं क्लेम ओन करता हूं कि भाई या तो मुझे सर्विस दो या मुझे मेरे पैसे वापसी दो। और इसकी एग्जांपल जैसे मैंने बताया, रेंट की पेमेंट या आपकी स्कूल की फीस, ये सारे आपके प्रीपेड एक्सपेंस हैं। अक्रूड एक्सपेंस ऑन द अदर हैंड आर द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इंकर्ड, सर्विस ले ली है, बेनिफिट ले लिया है, बट येट नॉट पेड, लेकिन अभी तक आपने जो है वो उसकी अमाउंट को पे नहीं किया है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओइंग्स ऑफ द बिजनेस। ओइंग्स ऑफ द बिजनेस से मतलब यह है कि आपने वो पैसे पे करने हैं। इफ यू ओ समथिंग, यानी कि आपने पैसे पे करने हैं, वापसी करने हैं, ऑब्लिगेशन है आपकी। दे आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस to pay off, and hence are current liabilities of the business, for example utility bills and wages of employees। यूटिलिटी बिल में क्या होता है, आप पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हो, आपने लेट से 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, फिर आपको 18 फरवरी को बिल आएगा और उसकी भी ड्यू डेट 28 फरवरी होगी। तो अब देखो आप सर्विस पूरी ले चुके हो, ठीक है ना। अब आप ओ करते हो उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कि जो बिल बना है आप उसको वो पे करो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिसीव द सर्विस। सिमिलरली अगर आप एक ही कंपनी और आपने उसमें वो रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो वो पूरा महीना काम करते हैं, जब उन्होंने पूरा महीना काम कर लिया उनके पैसे बन गए। अब आप ये नहीं कह सकते पूरा महीना काम कराने के बाद कि अच्छा जी अब अगले फिर कभी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। आपने उसको अब वो पैसे क्या करने हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन गई, क्योंकि पूरा महीना आपने उससे बेनिफिट उठाया, अब आपको उसको पैसे पे करने ही करने हैं। तो एम्प्लॉयज की वेजेस भी अगर आप पूरे महीने के बाद पे करते हो तो वो दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अक्रूड एक्सपेंस। अब जरा इनकम के साइड पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकम भी आपकी क्या है, अगेन इनकम भी अक्रूड हो सकती है, इनकम भी प्रीपेड हो सकती है। प्रीपेड इनकम कैसे होगी, प्रीपेड एक्सपेंस क्या था, आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपने एडवांस में किसी को पैसे पे कर दिए, तो दैट वाज प्रीपेड एक्सपेंस। लेट से अच्छे इंसानों के साथ और कोई अच्छा इंसान टक्कर गया आपको, और आपका कोई क्लाइंट है और उसने आपको क्या कर दिए, पूरे के पूरे आपके जो उसने सर्विस लेनी थी, लेट से यू आर अ बुक कीपर और यू आर एन अकाउंटेंट या यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, जिसकी उसको सर्विस लेनी थी, तो उसने जो सर्विस लेनी थी उसने सारे पैसे आपको एडवांस में पे कर दिया।
अब लेट से अगर आप लॉयर हो, ठीक है, तो लॉयर के क्या होते हैं, सेशंस होते हैं ना, कि वो कोर्ट में तारीख लेता है और लेट से जाके वहां पे फिर केस को आपके केस को रिप्रेजेंट करता है। लेट से उसने आपको अगली 10 तारीखों के पैसे, यानी कि अगले 10 जो सेशंस हो गए, उसकी पेमेंट एडवांस पे कर दी। भाई अब ये क्या है, ये आपके लिए प्रीपेड इनकम है, क्योंकि आपने अभी तक 10 सेशन जाके केस लड़ा थोड़ी है। ठीक है ना, अभी तो आप जाओगे, पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन, फिर तीसरा सेशन होगा। तो जब तक आपने जो उससे वादा किया है, आप पैसे तो आपको दे चुका है, लेकिन जब तक अब आपको जो ड्यू सर्विस उस बंदे को प्रोवाइड करनी है, आप जब तक उस बंदे को उसकी ड्यू सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तब तक वो आपके लिए प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट था, लेकिन प्रीपेड इनकम आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज अब जब एक बंदे ने आपको एडवांस में पे कर दिया है, नाउ ही ओन्स द क्लेम। क्या क्लेम ओन करता है वो? कि या तो आपसे जो सर्विस का वादा हुआ है, आपसे वो सर्विस ले, तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप सर्विस किसी वजह से नहीं दे सकते, तो फिर आपको उसको रिफंड देना पड़ेगा। यानी कि प्रीपेड इनकम के केस में यू ओ द अदर पर्सन, आइदर इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग हिम द सर्विस, कि आप उसको जो पैसे आपने लिए हुए हैं उसके बदले में सर्विस प्रोवाइड करो, या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसको जो है आप रिफंड जो है वो पे करो। तो यू नाउ ओ दैट पर्सन। तो प्रीपेड इनकम, अच्छा, अगर आप सर्विस दे दोगे तो प्रीपेड इनकम आपकी इनकम अर्न हो जाएगी। एक्सपेंस की उसमें मैं क्या वर्ड यूज कर रहा था, इंकर का। इंकर करने का जो मैंने रेलेवेंस दी कि किससे किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि एक्सपेंस इंकर हो रहा है नहीं हो रहा। सर्विस रिसीव हो गई है तो एक्सपेंस इंकर हो गया है। जो बेनिफिट मिल रहा था अगले बंदे से, वो बेनिफिट मिल गया है तो एक्सपेंस इंकर हो गया है। नाउ इट डजेंट मैटर कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है एक्सपेंस के केस पे। इनकम के केस में जो वर्ड है वो है इनकम अर्न का। कि आप इनकम को अर्न कब करते हो? आप इनकम को अर्न तब करते हो जब आप सर्विस डिलीवर कर दो। ठीक है, सर्विस डिलीवर मैं ब्रॉडली उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वर्ड को। आपका जो भी कमिटमेंट है, आपने जिस भी चीज के पैसे उठाए हैं, आप जिस भी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है या जो आपका बिजनेस है, तो वो बिजनेस के अंदर जो भी आपकी डिलीवरी अगले कस्टमर से, जिसने आपको जो कि आपसे सर्विसेज ले रहा है या जो भी काम आपसे वो करवा रहा है, जब आप उसको जो सर्विसेज उसने मांगी थी, जब वो डिलीवर कर देते हो, आपकी इनकम अर्न हो जाएगी। या अगले पार्टी ने जो आपसे बेनिफिट लेना था, आप जब उसको बेनिफिट दे देते हो, तो आपकी इनकम अर्न हो जाती है। लेट से अगर आप कोई ब्रोकर हो, आपने कोई डील कट करा दी, द मोमेंट यू कट द डील, आपका कमीशन बन गया। पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, पैसे की ट्रांजैक्शन हो सकता है महीने भर बाद हो, 2 महीने भर बाद हो, आपने डील कट करा दी, आपका कमीशन बन गया। इसी तरीके से अगर आपने कोई जगह रेंट पे दी हुई है, एक पूरा महीना हो गया रेंट पे जगह दिए हुए, महीना गुजर गया, अगले बंदे को बेनिफिट मिल गया, आपकी इनकम अर्न हो गई। हो सकता है उस बंदे ने अभी तक आपको पैसे ना दिए हो सकता है जो आपने डील कट कराई है, अगर आप ब्रोकर हो, आपको कमीशन अभी ना मिला हो, लेकिन द मोमेंट यू गेव योर सर्विसेज, आपकी इनकम अर्न काउंट होगी। अब अगेन, जैसे मैंने पिछले उस पर एग्जाम्पल दी थी कि फिर खर्चा 15 दिसंबर को किया, पेमेंट अगले अकाउंटिंग ईयर की 15 जनवरी को करूंगा। तो अब ये, क्योंकि खर्चा इंकर करंट अकाउंटिंग या जो 15 दिसंबर लेट से 2024 को एंड हो रहा था, तो मैंने कहा भले पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो खर्चा उसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, 2024 वाले इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। सेम गोज फॉर इनकम अर्न। सर्विस में अगर दे चुका हूँ 2024, 2023, व्हाट्स एवर द अकाउंटिंग ईयर भी, भले उसकी पेमेंट मुझे अगले अकाउंटिंग ईयर में क्यों ना मिल रही हो, क्योंकि मैं सर्विस डिलीवर कर चुका हूँ, मेरी इनकम अर्न हो चुकी है। पेमेंट हो सकता है मुझे भले थोड़ी डिलेड मिल रही हो या इवन अगले अकाउंटिंग ईयर में मिल रही हो, वो स्टिल मेरे बिजनेस की इनकम अर्न में क्लासिफाई होगा। तो इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने मुझे एडवांस पैसे दे दिए हैं, सुनिएगा बात, किसी बंदे ने मुझे 2025 में एडवांस दिसंबर में पैसे दे दिए थे, ठीक है, या मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, किसी बच्चे ने मुझे 2025 के दिसंबर में, लेट से अज्यूम करते हैं कि 30 दिसंबर को जो है वो उसने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है। अब वो 30 दिसंबर को जो पैसे अगर उसने मुझे पे किए, तो जाहिर सी बात है जनवरी की फीस की उसके अकेडमी के अंदर पैसे जमा कराएं। तो मैं लायबल हो गया हूँ कि अब मैं जनवरी के महीने में जो मेरी उससे कमिटेड सर्विसेज है वो उसको प्रोवाइड करूँ, जो नंबर ऑफ क्लासेस मैंने उसको कमिट किया वो मैं उसको क्या करूँ, प्रोवाइड करूँ। जब तक वो नंबर ऑफ क्लासेस या जो मेरी उससे कमिटमेंट है वो प्रोवाइड नहीं हो जाती, तब तक वो इनकम मेरे लिए क्या है, प्रीपेड इनकम है, वो मेरे बिजनेस की करंट लाइबिलिटी है। जब तक मैं उसको अगले पार्टी को उसकी सर्विस, जो स्टूडेंट है उसको उसकी ड्यू क्लासेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर देता, जैसे ही जो सर्विस की कमिटमेंट है वो पूरी हो जाएगी, वो प्रीपेड इनकम से मेरे बिजनेस की इनकम अर्न हो जाएगी और मैं उसको अपने पास एज अ इनकम अर्न रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर 30 दिसंबर को किसी बच्चे ने फीस पे करनी, ठीक है, तो क्या वह जो 2025 का अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, क्या उस 30 दिसंबर की जो फीस मुझे रिसीव हुई है उसको 2025 की इनकम स्टेटमेंट में एज रेवेन्यू क्लासिफाई करूंगा या नहीं करूंगा? तो इसका जवाब है नहीं करूंगा, क्योंकि ये फीस जो मुझे 30 दिसंबर को मिली है, ये अगले महीने इसकी सर्विसेज डिलीवर होगी,
और जब सर्विसेज डिलीवर होंगी मैं उसी महीने उसको अपने पास इनकम अर्न में रिकॉर्ड करूंगा। तो सर 30 दिसंबर को पैसे तो मिल गए, तो पैसे मिल गए तो क्या आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? नहीं भाई, रिकॉर्ड तो करना है, ट्रांजेक्शन हो गई है, बट वो मेरे पास एज प्रीपेड इनकम एज करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड रहेगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अक्रूड इनकम की बात करूं, तो अगर आपका बिजनेस की कुछ नेचर ऐसी है कि आपको पहले सर्विस देनी पड़ती है और बाद में पैसे मिलते हैं, आपने लेट से जनवरी के महीने में सर्विस दी और आपको लेट से फरवरी के महीने में पैसे मिलेंगे, तो उस केस में क्या आपकी अक्रूड इनकम है, क्योंकि आप सर्विस डिलीवर जब आपने कर दी, इनकम अर्न हो गई। ठीक है ना, इनकम का अर्न होना सर्विस की डिलीवरी से रिलेटेड है, बेनिफिट की प्रोविजन से रिलेटेड है कि आपने अगली पार्टी को बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। अब आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या भाई वो इनकम अर्न नहीं है? नहीं, वो इनकम अर्न हो चुकी है, लेकिन वो आपकी, अब जो पैसे नहीं मिले वो आपकी अक्रूड इनकम है, वो एसेट है, क्योंकि अब आपको अगले बंदे से पैसे रिसीव होना है, अगला बंदा आपको जितने की भी उसने सर्विस ली है उतने पैसे आपको ओ करता है। तो एक्सपेंस के लिए क्या था जनाब, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो आपका प्रीपेड इनकम है वो क्या है, प्रीपेड इनकम इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। जबकि मैं अगर बात करूं क्या कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस के लिए, तो अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं अक्रूड इनकम के लिए, तो अक्रूड इनकम क्या है, अक्रूड इनकम आपके बिजनेस के लिए जो है वो एसेट है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने पूरी चीज को देखा। अक्रूड इनकम और अक्रूड एक्सपेंस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अक्रूड इनकम क्या है जनाब, इट इज द इनकम अर्न, अर्न का मतलब क्या कि आपने सर्विस दे दी है बट येट नॉट रिसीव, लेकिन कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियर्स एंड हेंस आर करंट एसेट फॉर द बिजनेस, बिकॉज द बिजनेस हैज अर्न द इनकम, क्योंकि आपने सर्विस दे दी है तो आपकी इनकम अर्न हो गई है, एंड वुड इवेंचुअली रिसीव इट, क्योंकि अब आपको इवेंचुअली कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो पैसे मिल जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव। अच्छा, रेंट तो वैसे ज्यादातर आप एडवांस चार्ज करते हो, बट समटाइम्स हो सकता है अगर आपकी जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उससे ये एग्रीमेंट है कि भाई महीने के बाद पैसे देना, तो वो फिर अक्रूड इनकम में आ जाएगा। वरना नॉर्मली जो रेंट है वो प्रीपेड ही होता है कि आप पहले पैसे देते हो फिर आपकी जगह रेंट पे देते हो। अलबत्ता हाँ, जो कमीशन रिसीव्ड है उसमें आप देखो जितनी भी ब्रोकिंग की ब्रोकरेज डील्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की ब्रोकरी हो, चाहे घरों की ब्रोकरी हो या वट एवर टाइप ऑफ ब्रोकरेज यू हैव, उसमें ये होता है कि पहले डील होती है, डील होने के कुछ टाइम बाद आपको जो है वो पैसे मिलते हैं, या इमीडिएट पैसे मिल जाते हैं, कुछ टाइम बाद पैसे मिलते हैं। तो कमीशन रिसीव जो अक्सर आपका होता है वो अक्रूड इनकम होता है, कि पहले डील होती है और फिर डील होने के बाद कुछ 2-3 हफ्ते बाद या समटाइम्स महीने बाद आपको आपके पैसे मिलते हैं। Whereas on the other hand, pre-received income या जिसको हम prepaid income कहते हैं, it is also referred to as unearned income। ये आपकी क्या है, ये आपकी अनअर्न इनकम क्यों है भाई, क्योंकि आपने अभी तक जो है वो सर्विस नहीं दी है। बिकॉज द इनकम इज रिसीव बट येट नॉट अर्न। क्यों ये अर्न क्यों नहीं है, ये अर्न इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आपने सर्विस नहीं दी है बाय द बिजनेस, एंड हेंस आर करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन पैसे आप पकड़ के बैठे हो, तो ये पैसे मिल चुके हैं, तो नाउ यू ओ द अदर पार्टी के, आप या तो उसको जो सर्विस का मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो सर्विस दो। अगर आप उसको सर्विस नहीं देते तो फिर आप उसको उसका रिफंड दो। जैसे कि एग्जांपल हमने बात भी करी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिसीविंग द मनी इन एडवांस, के वो एडवांस में पैसे लेते हैं, लेकिन नाउ दे आर लाइबल के वो आपको जिस महीने के पैसे उन्होंने लिए हैं वो उस महीने की सर्विस आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये हो गए हमारे अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम की बात। अब जरा इधर आ जाते हैं कि इसके अकाउंट कैसे बनेंगे। ये बात भी हो गई कि भाई ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट आर बोथ द सेम थिंग्स, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, ये बात भी हो गई। प्रीपेड अक्रूड की बात भी हो गई, तो अब इसका टी अकाउंट देख लेते हैं। देखिए, दो अकाउंट्स आपको बनाने आने चाहिए, एक एक्सपेंस का, एक इनकम का। ठीक है, अब ये डिटेल्ड अकाउंट है। अब आप बोलिए सर जो आपने पहली क्लास में एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था और अब जो आप एक्सपेंस का अकाउंट दिखा रहे हो बहुत सिंपल है, तो भाई पहली क्लास में तुम्हें उस हिसाब से पढ़ा रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, और अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि अब तुम्हें चीज़ें पता है और अब तुम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे हो। तो पहली क्लास में जो शुरू की क्लास में टी अकाउंट एक्सपेंस का बनाया था उसको थोड़ा दिमाग से निकाल दो। अब जो नए इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट आप देख रहे हो वो आपने फॉलो करना है। क्या है भाई उसका फॉर्मेट? अच्छा, कुछ जगहों पे हम उसको ऑलरेडी अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। एक्सपेंस के लिए बात करें, एक्सपेंस के लिए जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो होता है पाप का फॉर्मेट फॉलो। अच्छा, पाप इज द न्यूमोनिक, पी स्टैंड्स फॉर ओपनिंग प्री पेमेंट। आप देखो, पी स्टैंड्स फॉर ओपनिंग प्री पेमेंट, जो कि आपका किस साइड पे आ गई, आपकी डेबिट साइड पे आ गई। देन ए स्टैंड्स फॉर ओपनिंग अक्रूवल, जो कि क्रेडिट साइड पे आ गया। देन अनदर ए स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग अक्रूवल, जो डेबिट पे आया। एंड द लास्ट पी स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग प्री पेमेंट, जो कि आपका अगेन क्रेडिट साइड पे आ गया। ये चार चीजें हो गई। पी, देखो मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, पी ए ए पी, ये क्या हो गई, पाप आ गया, ठीक है।
तो कोई भी अगर आपका ऐसा एक्सपेंस का अकाउंट है जिसके अंदर साल के शुरू में कुछ अक्रूड बैलेंस है या साल के एंड पे कुछ अक्रूड या प्रीपेड बैलेंस है या दोनों टाइप के बैलेंसेस मौजूद है, तो आप उसके लिए पाप का अकाउंट बनाओगे। नॉर्मली आपके पास कौन सी फिगर मौजूद होती है? आपके पास फिगर मौजूद होती है कि भाई हमने किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कितनी पे की ओवर द ईयर। तो कोई एक सर्टेन अमाउंट आपने पे की होगी। जब आप अमाउंट पे करोगे आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट और आपका एक्सपेंस अकाउंट देख लो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है बैंक कैश की वजह से जिससे आपने पेमेंट किया है। तो होता क्या है, होता यह है कि आप बैंक कैश की फिगर के अंदर जो ओपनिंग प्रीपेमेंट और क्लोजिंग अक्रूवल है उसको ऐड कर देते हो, एंड देन अपेरेंटली आप ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेमेंट जो डेबिट क्रेडिट साइड वाली फिगर्स है उनको माइनस करा देते हो। तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट का चार्ज निकल के आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल कर आ जाती है। अच्छा, अब किस तरीके से होगा ये देख लो, मैं यहाँ पे बात समझा दूँ। ये तीन फिगर्स आपके पास डेबिट साइड वाली ऐड हो गई, एंड देन क्रेडिट साइड वाली जो दो फिगर हैं ये क्या होंगी, ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेमेंट वाली माइनस होगी, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट का चार्ज निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे अब लेट से इनकम का अकाउंट आ जाए तो इनकम अकाउंट के लिए भी अच्छा चीजें यही जाती हैं। आपके पास चीजें यही जाएंगी, अक्रूवल, प्रीपेमेंट, बैंक कैश और इनकम स्टेटमेंट। बस ये है कि अब ये इनकम है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पाप का फॉर्मेट फॉलो नहीं करता, ये अप्पा का फॉर्मेट फॉलो करता है। वेयर ए इज ओपनिंग अक्रूवल, देन पी इज ओपनिंग प्रीपेमेंट, देन अनदर पी इज क्लोजिंग प्रीपेमेंट, एंड देन अनदर ए इज क्लोजिंग अक्रूवल। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस पे आप इनकम की बात करो तो पैसे आपको रिसीव हुआ है, पैसे रिसीव हुए तो बैंक कैश डेबिट होगा, और इनकम का अकाउंट देख लो क्या होगा, इनकम का अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बैंक कैश की वजह से। और आप क्या करोगे अब इस केस पे, जो बैंक कैश वाली जो क्रेडिट साइड है उसको तीनों को ऐड करोगे, तीनों फिगर्स को, और डेबिट साइड वाली दोनों फिगर्स से क्या करा दोगे, लेस करा दोगे, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट का चार्ज निकल कर आ जाएगा। अच्छा देखो, कभी कभार कुछ सवालों में, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जहां अक्रूवल प्रीपेमेंट तो मौजूद होगा लेकिन आपको पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। अभी तो मैं आपको अकाउंट बनाना समझा रहा हूँ और अकाउंट बनाने के सवाल भी पास करके कर पाऊंगा, लेकिन जब ये अक्रूवल प्रीपेमेंट वाली बात एडजस्टमेंट पे आती है तो कभी कभार वो बस एडजस्टमेंट होती है और उसमें नेसेसरी नहीं होता कि आप अकाउंट बनाओ। उसमें सिर्फ नेसेसरी ये होता है कि आप इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकाल दो कि इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा या इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी इनकम रिकॉर्ड होगी। उसके लिए मैं अब आपको छोटा सा निमोनिक बताने लगा हूं, लेकिन उस निमोनिक को जो आसानी के लिए आपके लिए बनाया है उसको याद रखना है, ठीक है, वो भी काम आएगा और आपको बड़ा टाइम के अंदर बड़ी मदद करेगा, लेकिन उसको अकाउंट्स के ऊपर नहीं रखना कि भाई मैं अकाउंट्स नहीं करता मुझे निमोनिक आ गया, क्योंकि जिस सवाल में अकाउंट बनाने का आएगा फिर उस सवाल में निमोनिक का कोई फायदा नहीं होगा। और निमोनिक बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास चाहे एक्सपेंस के लिए चाहे इनकम के लिए, अभी तो अकाउंट तो अलग अलग है ना, अगर एक्सपेंस का ये है इनकम का ये है, फॉर्मेट मोर और लेस देखा जाए तो पाप अप्पा याद रख लो तो सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। अगर मैं अब बात करूं कि भाई हमें इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकालनी है, ठीक है, आइदर फॉर एक्सपेंस, या एक्सपेंस के लिए निकालनी होगी या इनकम के लिए निकालनी होगी। और आपके पास मैंने कहा कि अक्सर बैंक कैश की जो फिगर होती है वो क्या होती है कि आपने जो पैसे पे किए हैं, एक्सपेंस के केस में जो पैसे पे किए हैं या इनकम के केस में जो पैसे रिसीव किए हैं, वो फिगर आपके पास बैंक की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में अवेलेबल होती है। जो भी बैंक कैश की फिगर होगी, चाहे पैसे रिसीव किए पे किए हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आसान इसीलिए क्योंकि ये दोनों के लिए इकट्ठे एप्लीकेबल है। उसके अंदर दो चीजें हमेशा ऐड होंगी। अगर आपके पास क्लोजिंग डेट पे कुछ अक्रूड अमाउंट है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो इनकम है या एक्सपेंस है, अगर क्लोजिंग डेट पे कुछ अक्रूड अमाउंट है तो क्लोजिंग अक्रूवल क्या हो जाएगा, क्लोजिंग अक्रूवल उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर ओपनिंग डेट पे कुछ प्री पेमेंट की अमाउंट है तो वो भी क्या हो जाएगी, ओपनिंग डेट की प्री पेमेंट भी ऐड हो जाएगी। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास ओपनिंग डेट पे कुछ अक्रूवल है तो ओपनिंग डेट का अक्रूवल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास क्लोजिंग डेट पे कुछ प्री पेमेंट है तो क्लोजिंग डेट की प्री पेमेंट भी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग डेट की प्री पेमेंट भी माइनस हो जाएगी। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके पास कोई सवाल या कोई एक्सपेंस या इनकम ऐसा हो जिसपे ये चारों चीजें ना हो, सिर्फ दो चीज हो, या हो सकता है सिर्फ एक चीज हो, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके बैंक की फिगर है कि कितने पैसे आए कितने पैसे गए, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंस या इनकम है, उसके अंदर जो एडजस्टमेंट गिवन है, चाहे क्लोजिंग अक्रूवल है तो ऐड करा लो, अगर क्लोजिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेमेंट है तो क्लोजिंग अक्रूवल ऐड करा लो, क्लोजिंग प्रीपेमेंट माइनस करा लो। यानी कि ये तुम्हारे याद रखोगे तो कभी भी इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर निकालने के लिए नहीं फंसोगे। और बहुत सिंपल सा निमोनिक है, क्लोजिंग अक्रूवल एंड ओपनिंग प्रीपेमेंट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग प्रीपेमेंट क्या हो रही है, लेस हो रही है। चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, डजेंट मैटर।
आपके पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल कर आ जाए। लेकिन ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब आपसे अकाउंट बनाने का ना बोला जाए। अगर वो कोई एक एक्सपेंस का नाम लेके बोलता है इसका अकाउंट बनाओ, तो फिर तो ये चीज लगाना फायदा, कोई आपको जो है वो रिवॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो सिर्फ कोई ऐसी बात है कि वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के अंदर बता दो एक्सपेंस कितना जाएगा, तो उस केस में आपको अकाउंट बनाने की लाजमी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप ये काम कर लो, छोटा भी है, टाइम सेविंग भी है, और आपको फिगर ये भी सही निकाल के देगा। तो दैट वाज आवर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो है हमारा टॉपिक इतना ही है, ये कवर अप हो गया। अब इसके 5 रुपए के सवाल करें।